गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड। बेटा, इस टॉपिक के बारे में हमने आपका पहले भी जब हम एफबीडी पढ़ रहे थे, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे मैंने न्यूटन थर्ड लॉ का ब्रीफली आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, लेकिन आपका अलग से सेपरेट टॉपिक दिया हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ का, तो अभी हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले तो बेटा आपने शायद अपनी छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि न्यूटन थर्ड लॉ में क्या देखते हैं कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन, जो डेफिनेशन जो आपने देखी है वो क्या देखी है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने डेफिनेशन बहुत बार पढ़ी होगी। ओके, लेकिन इस डेफिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि ये पढ़ने के लिए तो अच्छी है क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है इस डेफिनेशन में। ओके, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है वो थोड़ी सी डिफरेंट लिखी है आपको, ताकि हमको समझने में दिक्कत ना आए। ओके, और बेटा न्यूटन थर्ड लॉ को ही हम क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोल सकते हैं इसको। ओके, तो कहीं पे अगर आपको लिख ले, कहीं पे आपको अगर क्वेश्चंस के अंदर मिल जाए कि विच लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, तो आपका कौन सा होता है, न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो मैं नीचे लिख भी देता हूँ। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। जहां पे एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन होगा ही होगा, ये सेंसेस। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या है कि फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में फोर्स जो लगता है ऑलवेज एक्ट इन पेयर, वो पेयर के अंदर लगता है। ओके, ये डेफिनेशन कि कभी भी दो बॉडीज के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो हमेशा बेटा हमेशा लगेगा आपका पेयर्स के अंदर। ठीक है, व्हेनेवर ए फोर्स इज अप्लाइड, अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका एक रिएक्शन ऑलवेज उतना ही रिएक्शन होगा और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसका क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया था कि सपोज कर लीजिए कि मैं इस बोर्ड के ऊपर इस डायरेक्शन, पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ। मैं फोर्स अप्लाई, जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं आप फोर्स लगा रहा हूँ इस बोर्ड के ऊपर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं लगा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक्शन। ठीक है, तो एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा कि फोर्स हमेशा एक बॉडी पे नहीं लगेगा, हमेशा पेयर्स के अंदर लगता है। तो मैं इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये डेफिनेट है कि बोर्ड भी मेरे को पीछे की डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, अपोजिट हो जाएगी। ओके, तो यही है आपका न्यूटन थर्ड लॉ। तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है और यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है एंड दिस पर्सन इज पुलिंग दिस ब्लॉक इन दिस डायरेक्शन। इस तरफ ये क्या लगा रहा है, इसको पुश कर रहा है, धकेल रहा है, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर F। तो बेटा ब्लॉक भी क्या करेगा इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि फोर्स हमेशा लगते हैं दो बॉडीज के बीच में, हमेशा, चाहे कोई भी दो बॉडीज हो, चाहे आपको संसार के अंदर कोई भी दो बॉडीज हो, उनके बीच में अगर फोर्स है तो हमेशा पेयर्स में लगता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये इसके ऊपर F फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, तो ब्लॉक भी इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा F। अब बेटा ये तो हो गया हमारा एक्शन फोर्स, जो पर्सन, क्योंकि इसने फोर्स लगाना इसके ऊपर स्टार्ट किया है, अगर ये फोर्स नहीं लगाता तो ये फोर्स जो ब्लॉक है वो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाता। तो बेटा ये तो क्या हो गया आपका एक्शन फोर्स हो गया, जो पर्सन ने ब्लॉक के ऊपर लगाया, और ब्लॉक ने उसके रिएक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाया, किसके ऊपर, पर्सन के ऊपर, दैट इज F। ओके, तो ये होता है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ। बेटा इसके अंदर कुछ इंटरव्यू टाइप के या कुछ शॉर्टकट क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर डायरेक्टली आपसे क्या पूछ लिया जाएगा कि बेटा ठीक है, जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं न्यूटन थर्ड लॉ में, सबको पता रहता है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं। पूछ लेंगे क्या आपसे ये पूछ लेंगे कि वो कैंसिल क्यों नहीं करते वो फोर्स। तो आपका आंसर क्या रहेगा कि सर कैंसिल कैसे करेंगे, ये फोर्स तो लग रहा है इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, और ये दूसरा वाला जो फोर्स लग रहा है किसके ऊपर लग रहा है, इस पर्सन के ऊपर लग रहा है। तो अगर ये फोर्स, ये दोनों फोर्स एक ही बॉडी के ऊपर लगते, अभी तो हम एफबीडी अच्छे से पढ़ चुके हैं, अगर ये दोनों फोर्स ब्लॉक के ही ऊपर लगते, ये भी F इसके ऊपर लगता
ये भी F ब्लॉक के ऊपर लगता तो क्या कर देते, दोनों एक दूसरे को कर देते कैंसिल, F माइनस F 0 हो जाते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये फोर्स तो F लग रहा है आपका किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर, और ये वाला जो फोर्स F लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये किसके ऊपर लग रहा है बेटा, इस पर्सन के ऊपर लग रहा है। तो ये जो दोनों फोर्स हैं दूसरी डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं, तो दैट इज भाई ये आपस में क्या नहीं करते, कैंसिल नहीं करते हैं आपकी। ओके, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि भाई इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन दो फोर्स लग रहे हैं तो कैंसिल हो जाने चाहिए, तो आप कहेंगे नहीं सर वो दोनों क्या लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं, तो इसलिए वो हमारे कैंसिल आउट नहीं करते हैं। ओके, तो नोट डाउन करके ये पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। आप नोट डाउन करके बेटा ये पॉइंट लिख सकते हैं, सिंस equal and opposite force act on different bodies so they never cancel each other, तो ये आपस में एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते। ओके, तो ये हो गया बेटा न्यूटन थर्ड लॉ। अभी बेटा ऐसे ही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि सर आपने बोला कि दो बॉडीज होंगी उनके बीच में हमेशा फोर्स पेयर्स के अंदर लगता है, तो कोई भी दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है तो उनके हमेशा एक बॉडी दूसरी पर लगाई तो दूसरी पहली बॉडी के ऊपर लगाएगी, पेयर्स में लगता है हमेशा फोर्स दो बॉडीज में। ओके, तो मेरा एक क्वेश्चन आया ऐसे दिमाग के अंदर कि सपोज कर लीजिए कि आप जंप कर रहे हो, ठीक है, किसी दीवार के ऊपर चढ़ के आप जंप कर रहे हैं, तो आप क्या कर होते बेटा, नीचे गिर जाते हैं, है ना, नीचे गिर जाते हैं अर्थ के सरफेस पर। तो ये आपने ऐसा किया कि ये हमारा जैसे अर्थ का सरफेस था और आपने किसी हाइट से यहाँ पे जंप किया, आप क्या आ गए बेटा, आपके ऊपर जब आपने जंप किया तो आप हवा में, जब आप हवा के अंदर हैं तो आपके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, और उसी की वजह से आप क्या आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आप सुनिए, आप, मैंने कहा कि इस बॉडी, इस पर्सन के ऊपर फोर्स लग रहा है क्या, mg, किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ। तो अभी अभी हमने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, मैंने न्यूटन थर्ड लॉ में बताया कि जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है बेटा, पेयर्स के अंदर लगता है। इसका मतलब अगर इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर जो कि आप हो, इसके ऊपर mg फोर्स इस तरफ लग रहा है, किस तरफ, नीचे की डायरेक्शन में, अर्थ की सेंटर की डायरेक्शन में, तो आप भी तो फोर्स लगाएंगे किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। तो इसका मतलब आप भी ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, आप कहेंगे वो भी क्या होगा आपका mg ही होगा, एज पर द न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट। अभी मेरा बेटा क्वेश्चन ये है कि चलो ठीक है, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा अर्थ की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और अर्थ के ऊपर की तरफ फोर्स लग गया mg जब आप जंप कर रहे थे। तो बेटा ऐसा क्यों होता है कि आप अर्थ की तरफ आते हैं, अर्थ आपकी तरफ क्यों नहीं आती, फोर्स तो दोनों इक्वल लग रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो जाना चाहिए कि जब आप ऊपर से कूद रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो आप अर्थ की तरफ क्यों आते हैं, अर्थ भी तो आपकी तरफ आ सकती है, क्योंकि दोनों इक्वली फोर्स हैं। तो बेटा इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, आप एक बार सोच लीजिए। कारण मैं अभी बता देता हूँ। कारण क्या है बेटा, मैंने क्या बताया था आपको, नेट फोर्स क्या होता है बेटा, नेट फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। नेट फोर्स होता है बेटा मास टाइम एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ पे बेटा देखिए फोर्स क्या है, जब आप जंप कर रहे हैं, आपका एपीडी से बना रहा हूँ, आपके ऊपर फोर्स क्या है बेटा mg, आपका मास क्या है बेटा me है, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा, आपका एक्सेलरेशन आ जाता है आपका g। यही एक्सेलरेशन होता है आपका जब अर्थ के सरफेस के ऊपर कूदते हैं, तो जिसकी वैल्यू कितनी आती है, g की वैल्यू क्या होती है बेटा, मीटर पर सेकंड के 10 की इक्वल होती है, 10 मीटर पर सेकंड के। ओके, अभी अगर हम एफबीडी बनाएंगे अर्थ का, तो बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अर्थ का, जब आप अर्थ का एफबीडी बनाएंगे तो बेटा नेट फोर्स क्या लग रहा है, वही mg लग रहा है आपका, नेट फोर्स क्या लग रहा है बेटा, mg लग रहा है। अभी बेटा न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो नेट फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, मास ऑफ द अर्थ, मास टाइम एक्सेलरेशन a, यहाँ पे फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, अर्थ के ऊपर लग रहा है, तो मास ऑफ द अर्थ इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ होगा, और फोर्स की वैल्यू क्या है बेटा, mg की इक्वल है।
तो बेटा एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ जब आप निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, मास mg बाई मास ऑफ अर्थ। तो बेटा मैं ऊपर लिखता हूं इसको, जो एक्सेलरेशन आपका आया है अर्थ का वो क्या आया है बेटा, mg डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आया, g के इक्वल, जो वैल्यू होती है 10, यहाँ पे भी g है लेकिन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, m डिवाइडेड बाई मास ऑफ अर्थ। ये m क्या है बेटा, ये आपका मास है। तो बेटा आपका मास तो क्या होता है, 60 किलो होता है, 70 किलो लगा लो। अर्थ का मास क्या होगा, अर्थ का मास होता है कितने में, 10⁻23 किलोग्राम, 10⁻24 किलोग्राम, मतलब करोड़ों अरबों किलोग्राम अर्थ का मास है। तो जब आपका मास तो हो गया 60 किलो और आप उस संख्या को किससे डिवाइड कर रहे हैं, लाखों या करोड़ों से डिवाइड कर रहे हैं आप, है ना। जैसे कि एक छोटी संख्या है, ये तो बहुत छोटी हो गई, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी संख्या होगी, अरबों करोड़ों में जा रही है। तो आप इस छोटी बड़ी सी संख्या से जब डिवाइड करेंगे तो ये संख्या क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ पे ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, बहुत 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 छोटी हो जाएगी, जीरो के अप्रोक्स हो जाएगी, 0.00000001, तो जीरो ही होगी। तो इस वजह से क्या होता है, जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है ना बेटा, वो आपका दिखता भी नहीं है, इतना कम एक्सेलरेशन होता है। ओके, तो इसी वजह से अर्थ आपकी तरफ नहीं आती, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी के इक्वल होता है, जो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि एक सिग्निफिकेंट वैल्यू है। लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसलिए अर्थ आपकी तरफ नहीं आती, जबकि आप अर्थ की तरफ आते हैं। ओके, तो बेटा ये समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो इग्नोर कर दीजिए। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है, यहाँ तक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ये कभी भी कैंसिल नहीं करते, क्योंकि ये किस पे लगते हैं, डिफरेंट बॉडीज के ऊपर लगते हैं। ओके, तो विद दैट बेटा आपका जो न्यूटन थर्ड लॉ था वो आपका हो गया है कंप्लीट। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो आप इसको बेटा राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है बेटा, कोलिजन एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है बेटा, वो कोलिजन के हेल्प से हम समझने वाले हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं, लास्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन को देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे बेटा आपको एक सिचुएशन दी हुई है। सपोज कर लीजिए कि दो स्फेरिकल बॉल है हमारे पास, एक का तो मास है ए, एक तो है ए, और जो दूसरी बॉल है वो है हमारी बी। ओके बेटा, और ये दोनों जो स्फेरिकल बॉल हैं, ये स्टार्टिंग कुछ गैप पे थी आपकी। सपोज कर लीजिए कि इसके जो मास है इस स्फेरिकल बॉल का ए का, इसका मास क्या है बेटा, एम ए है, इसका मास आप मान लीजिए एम बी, और जो स्फेरिकल बॉल ए है इसकी जो स्पीड है स्टार्टिंग के अंदर वो क्या है बेटा, यू ए, इसकी स्पीड यू ए है, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, यू बी हो जाएगी। लेट्स से इसकी स्पीड आप मान लिया यू बी। तो बेटा दो स्फेरिकल बॉल आपको सपोज कर लीजिए दी गई है, एक का तो जो मास है एम ए है, दूसरी वाली का मास एम बी है, इसकी जो स्टार्टिंग की जो स्पीड देखिए वो यू ए है, इसकी स्टार्टिंग की स्पीड यू बी से, तो ये यू ए स्पीड से भाग रही है, बी वाली यू बी स्पीड से भाग रही है। अभी बेटा आपको क्या दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए कि जो स्पीड है यू ए की वो यू बी से ज़्यादा है। अब बेटा स्पीड यू ए की ज़्यादा है यू बी से, तो आपको पता है कि क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये यू ए इसके पास आती जाएगी बी के, है ना, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसके पास आती जाएगी, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, इससे टकरा जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है इसकी कम है। तो आपको सी बात है कि इसकी अगर स्पीड ज़्यादा है बी की कम है, तो थोड़े टाइम के बाद बी से क्या हो जाएगी, ये टकराना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये दो सिचुएशन आपको दे रखी है, ये दे रखी है, तो टकराई नहीं है दोनों, तो टकराने को हम क्या बोलते हैं, कोलिजन। तो बेटा ये स्टार्टिंग किस दे रखी है, जब हमारा कोलिजन नहीं हुआ है, बिफोर कोलिजन। थोड़ी देर टाइम के बाद अगर इसकी स्पीड ज़्यादा है बी से, तो क्या होगा बेटा, दोनों एक दूसरे से टकरा जाएगी, कोलिजन हो जाएगा। तो लेट्स से यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कोलिजन हो गया।
ए। ओके, तो लेट्स से बेटा यहाँ पे ए बॉल आ गई और ये आपकी आ गई बी बॉल। तो बेटा यहाँ पे ए और बी आपस में टकरा गई, है ना। तो अभी क्या होगा बेटा, ए बॉल क्या करेगी, बी बॉल को पुश करेगी, आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड तेज है, इसकी कम है, तो ये आगे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। तो लेट्स से वो फोर्स मैं बोल रहा हूँ बेटा यहाँ पे लग रहा है बी के ऊपर, और वो फोर्स कितना होगा, एफ। लेट्स से उसको मैं बोल रहा हूँ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये एफ बी के ऊपर फोर्स लग रहा है ए की वजह से। अब बेटा मैंने न्यूटन थर्ड लॉ अभी आपको बताया था। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है कि कभी भी फोर्स एक बॉडी के ऊपर नहीं लगता, हमेशा पेयर्स के अंदर लगता है। ये ए इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, एक्शन कर रही है ए, तो बी क्या करेगा, इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक्शन कर रहा है, बी को आगे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो बी भी क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, किस डायरेक्शन में करेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर लगा के। तो इसके ऊपर लगाएगा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो बेटा ये वाला जो फोर्स है, जिसको मैं बोल रहा हूं फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए, ये तो है आपका बिफोर कोलिजन, ये है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब बेटा आपको पता है कि ये फोर्स एफ ए बी ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, इसकी वैल्यू और इस फोर्स की वैल्यू आपस में क्या होगी बेटा, इक्वल होगी, सेम होगी। ओके चलो ठीक। अभी बेटा देखिए, अब थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद बी ए वाला तो क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ धकेल रहा है, तो क्या करेगा, इसकी स्पीड तेज होगी। अगर बी को कोई आगे की तरफ धकेलेगा तो इसकी स्पीड तो क्या होगी, बी की तेज होती जाएगी। और ए को बी क्या कर रहा है, पीछे की तरफ धकेल रहा है, तो बेटा अगर कोई ए को पीछे की तरफ धकेलेगा तो ए की स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा बेटा, जैसे ही थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, तो बी की स्पीड है वो तो क्या हो जाएगी, ए से तेज हो जाएगी, और ए की स्पीड बी से कम हो जाएगी, क्योंकि बी को तरफ आगे की तरफ फोर्स लग रहा है, तो बी की स्पीड तेज होती जाएगी, और जो ए है उसकी तरफ, उस पर लग रहा है पीछे की तरफ फोर्स, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, तो बी ए की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। ओके, तो ये सिचुएशन कब की बताई मैंने, ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन ये सिचुएशन। अभी बेटा थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, बी की स्पीड ज्यादा, ए की स्पीड कम, है ना, फोर्स की वजह से। तो मैंने यहां पे लिख दिया, ये तो हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा ए। थोड़े टाइम के बाद देखा कि बी आगे गया और ए पीछे रह गया, और बी की स्पीड बढ़ गई, और यहाँ पे जैसे मैंने यू ए लिया है, ये यू बी लिया है, तो बी की स्पीड सपोज कर लीजिए होगी आपकी क्या, वी बी, और ए की स्पीड सपोज कर लीजिए आपकी होगी क्या, वी ए। ओके, तो ये सिचुएशन बेटा कब की है, ये सिचुएशन है आपकी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन ये हो। ओके, अभी बताइए बेटा कि यहां पे सपोज कर लीजिए कि ये जो कोलिजन हुआ है, ड्यूरिंग कोलिजन टी टाइम तक हुआ, आपका टी टाइम तक आपका कोलिजन हुआ। बेटा अगर आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, यहाँ पे अगर आप फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी, हमको पता है दोनों इक्वल होंगे, एफ बी ए इक्वल टू एफ ए बी होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जैसे मैं एफ बी ए फाइंड आउट करता हूँ, तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ, इसके ऊपर अगर आप देखेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ करेंगे बी वाले का, तो एम जी और नॉर्मल एक्शन, एम जी नीचे की तरफ लग रहा है, नॉर्मल एक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ओनली जो फोर्स लग रहा है आपका, जो ओनली फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है आपका, एफ बी ए लग रहा है इसके ऊपर, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ से मैंने क्या बताया था कि फोर्स क्या होता है बेटा, मास टाइम एक्सेलरेशन होता है, और आप क्या बोल सकते हैं कि फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है आपका, दोनों में से कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ना। चेंज इन द मोमेंटम भी होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होता है फोर्स, और मास टाइम एक्सेलरेशन भी होता है। तो बेटा मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगा रहा हूँ यहाँ एफ बी ए, बी के ऊपर लगा रहा हूँ, केवल बी के ऊपर, ठीक है। तो एफ बी ए की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये एफ बी ए फोर्स आपका बी के ऊपर लग रहा है, तो बेटा चेंज इन द मोमेंटम,
चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, ये होता है आपका क्या, फोर्स। तो बेटा यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम कितना है, T। सपोज कर लीजिए कोलिजन T टाइम तक हुआ है, तो ये फोर्स आपका T टाइम तक लगा है। तो फाइनल मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल B की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे हम B पे लगा रहे हैं बेटा, ये सारी चीज, ये जो फोर्स है ये हम B पे फोर्स लग रहा है FBA, तो हमको जो चेंज आएगा मोमेंटम में वो भी किस पे आएगा, B पे ही आएगा आपका, ठीक है। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ B माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ B डिवाइडेड बाई टाइम T। तो बेटा फाइनल मोमेंटम क्या है B का, तो आप कहेंगे mb, तो इसका मास है और वेलोसिटी vb है, तो फाइनल मोमेंटम है इसका mb vb माइनस इनिशियल मोमेंटम। बेटा इनिशियल मोमेंटम क्या है, तो आप कहेंगे ma u डिवाइडेड बाई t। या अभी बात करें बेटा अगर मैं A वाले की, तो F A B, इसकी अगर हम बात करें फोर्स A के ऊपर कितना लगेगा, तो वही फॉर्मूला तो सेम ही रहने वाला है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। तो बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, A वाले ब्लॉक की, कि A के ऊपर कितना फोर्स लगा है। तो A के ऊपर जितना फोर्स लगेगा वो क्या होगा, चेंज इन द मोमेंटम ऑफ A डिवाइडेड बाई टाइम। तो बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम T। तो बेटा फाइनल मोमेंटम क्या है, तो आप कहेंगे mb सॉरी एक पे है ना ये, तो फाइनल क्या है बेटा, ma मास है, स्पीड क्या है, va है, ma माइनस इनिशियल क्या है बेटा, ma और टाइम क्या है बेटा आपका t। ओके तो बेटा ये होने के बाद अभी आपको क्या पता है, अभी आपको इतना पता है कि जो फोर्स होंगे, ये दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से ये क्या होते हैं आपके, इक्वल और अपोजिट होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये फोर्स आपका इस तरफ जा रहा है, ये फोर्स आपका इस तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो FBA होगा वाला फोर्स वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ FAB के इक्वल। अब बेटा ये चीज़ बहुत बच्चों को समझ में नहीं आती है कि माइनस क्यों हो गया, दोनों इक्वल होने चाहिए थे। अब बेटा देखिए यहाँ से हम फाइंड आउट कर रहे हैं फोर्स को, यहाँ से बेटा आपको पता है यहाँ पे B की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना। तो mb vb माइनस va, vb ज़्यादा होगा ub से, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे अगर आप फाइंड आउट करेंगे FAB की, तो बेटा आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो va आपका कम है ua से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी va माइनस ua, तो va कम है ua से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्यों आ रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है आपकी, तो फोर्स की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। वो यही चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि जो एक्सेशन है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। ओके तो ये वैल्यू तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ रही है आपकी, और ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू की इक्वल थोड़ी हो सकती है, -4 = 4 थोड़ी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, -4 को एक बार और माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, -4 × माइनस तो प्लस हो जाएगा। ओके तो इसलिए ये तो हमारा है पॉजिटिव फोर्स MBA, और ये क्या आएगा, नेगेटिव फोर्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देता हूँ, माइनस ऑफ FAB। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। बेटा समझ में नहीं आए तो आप डाउट क्लास में एक बार पूछ लेना इसको। ओके मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा, आप सोच के देखेंगे तो बेटा आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है B की, तो ये तो पॉजिटिव आएगी ये क्वांटिटी, ये आपकी माइनस में आ जाएगी क्वांटिटी। ठीक है, माइनस की क्वांटिटी इसलिए आई क्योंकि फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ना, तो माइनस आ रहा है, तो इसलिए हमने माइनस को प्लस करने के लिए यहाँ पे माइनस लगा दिया है। ओके अभी तो बेटा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया हो। तो अभी बेटा हम करते हैं क्या, इसको और सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा जगह नहीं है बेटा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये आपको पता है ड्यूरिंग द कोलिजन है,
तो बेटा आपको क्या लिख लिया मैंने, फाइनल इक्वेशन क्या लिखी, एफ बी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी। तो अभी देखिए बेटा एफ बी ए क्या है आपका, एफ बी ए आया क्या, एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू, फिर आया बेटा क्या आपका एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए डिवाइडेड बाई टी, और इसका क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे हम, क्योंकि नेगेटिव हमारा बाहर है, माइनस एफ ए बी है। अब बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा आपका, ओके। और नीचे वाली टर्म को बेटा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ रब आपका, क्योंकि यहाँ तक जो भी टर्म हमको लिखनी थी वो हमने ली है लिख, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। तो टी से बेटा टी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, एम बी आ गया आपका, यू बी आ गया, माइनस एम ए यू ए आ गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम ए वी ए, टी से टी तो कैंसिल हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एम ए यू ए। अभी देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे यू ए और यू बी वाली टर्म है उनको एक तरफ लेके आ रहा हूँ, यू ए और यू बी वाली टर्म को, और वी ए और वी बी वाली टर्म को एक तरफ लेके आ रहा हूँ। तो देखिए क्या हो गया आपका, तो एम ए देखिए ये वाली टर्म इस तरफ आ जाएगी, यू ए वाली टर्म, और वी ए वाली टर्म उस तरफ चली जाएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एम ए अच्छा ये वी ए है बेटा, यू ए नहीं है, वी ए है, ये वाली टर्म बेटा वी ए है, तो ये वी ए है आपका, मैंने गलती से लिखी है, ओके। तो देखिए हमको क्या करना है, क्या बताया मैंने, यू ए यू बी वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे और वी ए वी बी वाली टर्म को एक तरफ रखेंगे। तो ये देखिए यू बी वाली टर्म है, इसको हम क्या करते हैं बेटा, ये है यू ए, चलो ठीक है, तो यू ए यू बी वाली टर्म को एक साथ रखेंगे, कहीं पे गड़बड़ होगी, एम बी यू बी माइनस एम ए यू ए माइनस एम ए वी ए, ये प्लस आ जाएगा, ओके, एम ए यू ए, ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। एम ए यू ए आना चाहिए ना यहाँ, चलो ठीक है, एम बी यू बी, ओके, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने बेटा, ये वाली जो टर्म थे ना जो मैंने फाइनल बताया था, एफ बी ए जो मैंने बताया था वो मैंने क्या बताया था आपको, एम बी वी बी था वहाँ, एम बी वी बी था, और ये एम ए यू ए था, यहाँ पे गड़बड़ कर दी मैंने। देखिए आप अपने नोट्स में देखिए, एम बी वी बी आएगा, माइनस एम ए यू ए है डिवाइडेड बाई टी, ये है एफ बी ए, मैंने एफ बी ए को थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ए बी, एफ ए बी क्या आएगा, ए बी आपको पता है एम ए वी ए, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम ए का, तो वो क्या होगा बेटा एम ए यू ए बाई टी, ये क्या है बेटा बी का है, फाइनल मोमेंटम क्या है एम बी वी बी है, माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है ए का, एम ए यू ए है डिवाइडेड बाई टी, ओके, नाउ इट इज ओके। तो बेटा ये क्या होगा, एम बी वी बी माइनस एम ए यू ए, और ये आपका हो जाएगा एम ए वी ए माइनस प्लस आ जाएगा आपका एम ए यू ए, ठीक है। अभी बेटा मैं क्या करूँगा, यू ए यू बी वाली टर्म को एक तरफ और वी ए वी बी वाली टर्म को एक तरफ, तो ये यू ए वाली टर्म है इसको हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, यू ए और यू बी कहीं आ ही नहीं रहा है, बी का था ये, तो एम बी वी बी, ये भी किसका था, ये क्या कर दिया यार। चलो बेटा मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ इसको, पूरी को कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए आप कंपेयर कीजिए, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ सबको। एफ बी ए, तो बेटा तो मैंने नोट्स के अंदर जो आप पीछे से देखेंगे वीडियो में, तो एफ बी ए मैंने क्या बताया था, एफ बी ए मैंने बताया था आपको एम बी
वी बी, ये मैंने बताया था एफ बी, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, तो एम बी यू बी, एम बी यू बी डिवाइडेड बाई टाइम टी। ओके, ये माइनस साइन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये किसका है बेटा? ओके, यहां पे ही मैंने गड़बड़ कर रखी। ओके, अब हमको करना है क्या बेटा? ए वाले का देखना है, ए वाले का। तो ए वाले का फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा? एम ए वी ए। इनिशियल मोमेंटम क्या है ए वाले का? एम ए यू ए, और यहाँ पे टाइम कितना लगा? टी, और यहाँ पे आएगा माइनस साइन, आपको वो मैंने आपको बता दिया। ओके, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा क्या? एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका क्या? माइनस का एम ए वी ए प्लस एम ए यू ए। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा? यू ए यू बी वाली टर्म को एक तरफ लेके आता हूं, तो बेटा ये टर्म आ जाएगी इस तरफ और ये वाली टर्म चली जाएगी दूसरी वाली। तो ये हो जाएगा आपका क्या? एम बी वी बी प्लस एम ए वी ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका क्या? एम ए यू ए इज इक्वल टू प्लस में एम बी यू बी, ये हो जाएगा। ओके, तो जब आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा क्या? देखिए, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अभी देखिए, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम बी वी वी बी, और इसको बेटर ऐसे लिखता हूं मैं, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अभी देखिए बेटा, बेटा ये इसमें थोड़ा सा मैंने लिखने में गलती कर दी थी, तो वहां पे आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है? और कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा देखिए, स्टार्टिंग के अंदर क्या दिया हुआ? ये क्या दिया हुआ है आपको? एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। तो ये तो बेटा क्या है? ये बिफोर कोलिजन आपका क्या है? मोमेंटम है ना, सिस्टम का। अगर मैं ए और बी को एक मान के चलूं तो ए और बी क्या हो गया? आपका सिस्टम हो गया। तो मैं इसको ये मान लेता हूं बिफोर कोलिजन क्या है? ये मोमेंटम। और आप ये देखिए, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ये क्या है बेटा? ये भी एम ए प्लस एम ए वी ए, ये मोमेंटम है ए का आफ्टर कोलिजन, और एम बी वी बी ये भी क्या है? मोमेंटम है बी का आफ्टर कोलिजन। तो बेटा ये क्या आ गया आपका? आफ्टर कोलिजन मोमेंटम है। ओके, तो इसका मतलब क्या है? कोलिजन के अंदर हमने क्या देखा कि कोलिजन तो हो गया, कोलिजन होने के बाद भी जो आपका इनिशियल मोमेंटम था इस सिस्टम का, वो आपका किसके बराबर आया है? फाइनल मोमेंटम के बराबर आया है ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में क्या है आपका? ए और बी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। ओके, कंजर्वेशन मतलब वो वैल्यू सेम रहेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब जो एनर्जी अब है वो कहीं पे भी आप चले जाए वहीं पे वही सेम एनर्जी रहने वाली है आपकी। ओके, तो कंजर्वेशन का मतलब क्या है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ओके, तो बेटा इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो कल की क्लास में हम आपका देखने वाले हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।